स्वागत है दोस्तों आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज संडे टेस्ट पेपर हमने अपलोड किया था सुबह, तो इसका सॉल्यूशन इस समय बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा और सभी क्वेश्चनों का जो है हल सहित सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला जो है क्वेश्चन था कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? देखिए p नहीं होगा, p+1 भी नहीं होगा। ठीक है, अगर p में 2 से गुणा करते हैं तब भी जो है हमेशा विषम नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए डी विकल्प जो है सही है। क्यों सही है? क्योंकि 2p आप +1 करेंगे तो हमेशा विषम आएगा, माने 2 इसके साथ जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक p का मतलब कि कोई धनात्मक पूर्णांक p का मतलब 1 2 3 4 5 कोई छू ले लें और उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो जो है क्या हो सकता है, कभी भी सम नहीं आएगा, विषम ही आएगा। जैसे देख लीजिए 2 में 2 × 1 करते हैं और धन 1 करते हैं तो क्या होगा, 2 × 1 कितना होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, अब 2 में जो है 2 का गुणा कीजिए और धन 1 कर दीजिए, 2 दूना 4 1 5, तो वो जो है 5, ये भी विषम आ रहा है। ठीक है, अब वह इसमें देखिए अगर आप लोग कहते हैं p अब जैसे 4 है तो सम हो जाएगा ना। अब जैसे देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे तो यह सम प्राप्त हो सकता है। ठीक है, भाई 2 दूना 4 कर देंगे तो वो सम प्राप्त हो सकता है। माने इसमें कहने का मतलब ये है कि माने ऐसा संबंध हम लोग बताएं जिसमें जो है क्या करें, p में और एक जोड़ दें। माने ये एक ऐसा संबंध है कि p में जो है 2 से गुणा करके 1 जोड़े तो हमेशा विषम में प्राप्त होगा। माने यही शर्त जो है सही हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है अगर हम जो है p को जो अगर 3 मान लें 1 जोड़ देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, तो इससे विषम पूर्णांक प्राप्त, इससे जो है सम संख्या प्राप्त हो सकता है। लेकिन इससे जो है इस जो है संबंध से हमें कभी भी जो है सम संख्या नहीं प्राप्त होगा। अगर p को धन पूर्णांक माने तब हमेशा विषम प्राप्त होगा। ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे करके दिखा भी दिया है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद से है कि यदि 65 और 17 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है देखिए यम का मान 2 आएगा। कैसे आएगा 2? देखिए कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में माना जाए, यानी कि 65 और 117 का एचसीएफ आप लोगों का 13 आएगा। ठीक है ना, तो यही 13 जो है कह रहा है कि ये जो है माने एचसीएफ को इतना माना जाए, यानी कि इसका जो एचसीएफ है उसको जो इतना माना जाए। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये जो है 65m माइनस में 117 को जो है क्या माना जाए, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा 13, तो 13 माना जाए। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बराबर 13, तो यम का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यम का मान कैसे अब निकाल देंगे, तो 65m यहाँ पे रहेगा, अब बराबर 117 की इधर पक्षांतर कर देंगे तो 13 प्लस में 117 हो जाएगा। अब 13 और 117 जोड़ देंगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 क्या 1 को 7 3 10 के 0 से लेके 1 1 2 1 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 130 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 65m बराबर हो गया 130, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो 130 अब बटे में जो है क्या 65, तो 65 दूना कितना होगा, तो 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12 1 13, तो 65 दूना 130, तो 2 आएगा, तो m का मान 2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए विकल्प डी सही होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या है ग है, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि p बराबर a b का स्क्वायर और q बराबर a q b है, तो a b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम p और q का क्या होगा? तो p और q का जो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग को p का मान दिया हुआ है a और b का वर्ग। ठीक है, q का मान दिया हुआ है a क्यूब b। ठीक है, तो a क्यूब b। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अधिकतम घात रहता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे a का अधिकतम घात 3 है लॉसक के लिए, और b का अधिकतम घात जो है क्या है 2 है, तो a क्यूब b स्क्वायर, तो a क्यूब b स्क्वायर जो मिलेगा, तो a क्यूब b स्क्वायर यहाँ पे है b विकल्प में। ठीक है, तो b विकल्प हम लोग का सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
यदि ए बराबर इतना हो और बी बराबर इतना हो तो HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF में हम लोग जो है क्या करते हैं, कम से कम घातों को लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 2 पर जो है 2 है और यहाँ पर 2 पर 3 है, तो 2 पर जो है 2 वाला घात ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 3 पर 3 है, यहाँ 3 पर 2 है, तो इस पे 3 पर जो है 2 वाला ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 पर 4 है और 5 पर एक घात है, यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात है, तो एक घात वाला अंक ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 दूना 4 और 3 तिरिके 9 और गुणे जो है 5। तो यहाँ पे देखिए 9 चौको 36, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 9 दूना 18, तो 180। ठीक है, तो 180 जो विकल्प में होगा तो ये जो है बी सही है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अंग, निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो जो भी युग्म होगा, सअभाज्य संख्या का युग्म कौन होगा, तो यदि दो संख्याओं का मौस HCF हम लोग निकालें आ एक आए तो जो हम लोग कहेंगे कि वह युग्म जो है सअभाज्य संख्या का एक जो है युग्म है। तो यहाँ पे जो है बी जो है इनका अगर हम लोग जो है HCF निकालते हैं तो HCF एक आ रहा है, बाकी वह सबका जो है अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग का जो है विकल्प बी सही है अंग का। ठीक है, इसके बाद से देखिए तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव संख्या में वही परिमेय संख्या होगी जो 2 पर m घात और जो है 5 पर n घात के रूप की होगी। माने 5 पे कोई घात आए या 2 पे कोई घात आए, बना के गुणनखंड करने पर हरवा में बना है जो हर है ना, तो अगर हर का हम लोग गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर 2 पर या तो घात आए या 5 पे कुछ घात आए या 2 पे जो है खाली आए या 5 पे खाली घात आए, तो इसमें से कोई आए या दोनों पे आए तो उसी को जो हम लोग कहेंगे कि ये जो है शांत आवर्ती होगा। तो ऐसा जो है शर्त इसमें हो रहा है सी में। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होगी ये, इसका भी जो है 2 पर m और इंटू जो है 5 पर n घात के रूप का ही हो जाएगा। जैसे चलिए दिखा देते हैं कैसे। तो 31 और जो है 25 है। ठीक है, 31 25 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कटेगा, तो 5 छक्के 30 अब 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 एक 5 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 एक 5 आ रहा है ना। तो इसका जो है गुणनखंड करें तो 1 2 3 4 5 मैंने घात के रूप में लिखे, तो जो है 1 2 3 4 5, तो 5 पे जो है 5 घात आ रहा है। ठीक है ना, तो 5 या तो जो है 2 पे कुछ घात आए या तो 5 पे कोनो घात आए या 2 और 5 पे कुछ घात आए, तब भी जो है यह क्या होगा, शांत रूप में होगा। जबकि इसमें जो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये और ये केवल रहता तो हो जाता है, इसमें शामिल है। इसके बाद से 210 है, तो 210 का गुणनखंड करिए ना, तो 210 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, फिर जो है 2 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर जो है अब 7 से या 3 से कटेगा, यह ना कटेगा। तो जब जो है अब देखिए अब इसमें 2 5 रहता तो चल जाता, अब 3 7 भी आ गया, तो इसलिए ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है जिसके हर में जो है हैंग आएगा इस घात के रूप में, खाली हर को देखेंगे, ऊपर कुछ भी ऐसे मतलब नहीं है। घात के रूप में जो है क्या आना चाहिए, 2 पर m आए या 5 पे n आए या दोनों आए, तो जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये शांत आवर्त होगा, तो इसलिए ये शांत आवर्त होगा। इसके बाद से देखिए 15 18 और 24 का लसअ ज्ञात करना है। तो 15 18 24 का लसअ 360 होगा, सब लोग जानते होंगे लसअ निकालना, और नहीं जानते हैं तो चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए लसअ निकाल देते हैं हम, कितना क्या 15 18 और 24 के, तो 15 18 24 के लसअ कितना होगा, तो 15 18 और 24 के लसअ, तो 15 18 24 का जो सबसे पहले छोटा अंक से काटते हैं तो 2 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 बरहम 24, फिर 2 से काटिए तो 2 15 ही रहेगा, 9 रहेगा, 2 6 के 12 रहेगा। ठीक है, इसके बाद से जो है 2 से काटिए तो 15 रहेगा, 9 रहेगा, 2 3 6 रहेगा, उसके बाद अब 3 से कटेगा तो 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, फिर अब जो है 3 से फिर जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो जो है क्या आया इसका गुणनखंड में, 2 दूना 4, 2 8, 8 5 40 और 4 3 12
अब 12 3 36 360 आ गया ना। तो जो 360 हम लोगों का विकल्प सही है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखते हैं सभी खंड कीजिए बिना वास्तविक विभाजन के जो दर्शाइए कि परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो है खाली हर का जो है गुणनखंड करते हैं 90 का, तो 90 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 9 45, फिर 9 से कटेगा। ठीक है, यानी कि मैंने 9 का मतलब 3 3 से कटेगा। तो देखिए इसके गुणनखंड में 2 5 तो है, इसके अलावा 3 3 है, तो इसलिए यह जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह जो है 2 पर यम इंटू 5 पर n घात के रूप का नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद से है संख्या 16 56 और 40 25 का जो है मौसा यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मौसा जो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड एल्गोरिथम का पहले यूज कर लेते हैं, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। तो 400 जो है 25 है। ठीक है ना, इसमें जो है हम लोग भाग देंगे इससे छोटा अंक। ठीक है, तो 1656 से 1656 से जो है क्या करेंगे हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो भागे विधि से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग देंगे 1656 में 1656 से भाग देंगे 4025 में, तो इसमें भाग दीजिए। तो भाग विधि से जो है कैसे निकालते हैं यो आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो भाग देंगे तो ये जाएगा लगभग 2 बार में। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 3 हासिल 1, 2 का 2 1 3। ठीक है घटा दीजिए, तो 5 में से 2 जा 3, 2 में से 1 जा 1, 10 में से 3 जा 7, तो जो 713 हो गया। अब देखिए 1656 से 713 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर इसको भाजक बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको भाजक बना लेंगे, हई उतार लेंगे 16 और 56। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह रहा है तो एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है 713 आ गया यहाँ पे। अब 713 से जो है 1656 में भाग देंगे तो जो है कितना बार में जाएगा, तो यो लगभग 7 दूना 14, 7 तरीके तो 2 बार में जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 का 2, 2 7 14। ठीक है, अब घटा लीजिए, तो 6 में से 6 जा 0, 5 में से 2 जा 3, 6 में से 4 जा, तो 6 में से 4 जा 2, तो 230 हो गया। अब 230 में फिर जो है भाई 713 से भाग नहीं जाएगा, तो इसको भी भाजक बना लेंगे 230 को। तो 230 से जो है फिर कितना भाग देंगे 713 में, तो 713 में फिर भाग दीजिए, तो कब बार में जाएगा 3 बार में, 2 3 6, 3 बार में लगभग जाएगा। तो 3 जीरो 0, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, फिर 3 उतार लेंगे। ठीक है, 11 में से 9 जा, तो 2 उतार लेंगे, जो है खत्म हो जाएगा, 23 हो गया। अब 23 में फिर 230 से भाग देंगे, 230 में भाग देंगे, तो 230 में भाग देंगे 23 से, तो 23 एकानम 23। ठीक है, तो खत्म हो गया, 0 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 23 जो है पूरा पूरा ही कट जा रहा है। तो 23 हम लोगों का क्या होगा SCF होगा। ठीक है ना, तो 23 SCF हो जाएगा। ठीक है, और इसी को मैंने 23 हम लोग का जो SCF यही निकल गया। अब ये है एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का अगर यूज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कण से जो है सबसे बड़ा कण में सबसे छोटका से भाग दे रहे हैं, तो इतना बराबर हम लोग क्या करते हैं, अगर उत्तर का जाँच करना होता है तो मैंने यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका यह कहता है कि A बराबर जो है क्या होता है BQ प्लस में R होता है ना। तो A का मतलब हो गया ये, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4025 बराबर लिख सकते हैं का BQ। तो B जिससे भाग देते हैं वो होता है Q, जो भागफल होता है वो होता है। तो 16 56 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, B का मतलब क्या जिससे भाग देते हैं, Q का मतलब क्या जो भागफल आता है। ठीक है, R का मतलब क्या जो शेषफल आता है। तो अब इसमें मान रखेंगे, तो B भाग देने वाला हम लोग का जो है 16 और 56 है, गुणे गुणा क्या आएगा तो 2 आएगा, और धन में क्या आएगा तो है 713 आएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया जब तक रहेगा जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता। अब फिर क्या कहते हैं के भाजक बनाए हैं, भाज्य बनाए हैं ना है मैंने हैके जो है हेकरा जगह पर रखेंगे। तो इसको जो है क्या करेंगे, इसको जो हम लोग फिर यहाँ ले लेंगे। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे ले लेंगे 16 और 56 को, ठीक है। और फिर अब 16 56 में कितना से 713 से सेसफलवा से भाग दे रहे हैं, तो 713 से भाग दे रहे हैं, तो अगले स्टेप में 713 गुणे जो है कितना हो जाएगा 2, तो अगले स्टेप में 713 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 713 और गुणे 2, और फिर सेसफल कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 230 सेसफल आ रहा है, तो फिर 230 लिख देंगे, ठीक है। यह होता है। अब फिर यहाँ पे देखिए केकरा का भाजक बनाएंगे, तो 713 को भाजक बनाए हैं, तो 713 फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर कितना से भाग देंगे 230 से, तो 230 यह आ जाएगा। और 230 में क बार में भाग जा रहा है, 230 से 3 बार में जा रहा है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और फिर सेसफल 23 है, तो 23 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर जो है ये जो है क्या आ जाएगा 230 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर है जो है भाजक के जगह पे आ जाएगा, तो 23 गुणा फिर क बार में भाग जा रहा है, तो 10 बार में 10, आधार में सेसफल कितना हो जा रहा है 0। तो जब सेसफल 0 हो जाता है तो हम लोग जो है जिससे ही कटा है वो मैंने जिससे सेसफल तो 23 से भाग देने पर सेसफल 0 हो रहा है, तो 23 हम लोगों का जो है HCF हो जाता है, ठीक है। यह हम लोग का लास्ट जो है क्या रहेगा कैलकुलेशन रहेगा। तो जैसे तो अब जिससे सेसफल 0 हुआ वह हम लोगों का जो HCF होगा, तो यह हो गया आपका HCF, ठीक है। तो इसलिए 23 HCF होगा इसका, ठीक है। इक्वल विभाजन हाई प्रमेयिका है, हाई जो है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। इसी एल्गोरिथम से हम लोग इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी करके दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब इसके बाद से जो है हम लोग देखेंगे तीसरा सभी खंड कीजिए, ठीक है ना। इक्वल एल्गोरिथम से जो है संख्या इतना और इतने का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सेम आप जो है चाहे तो जो है 225 में जो है कितना से भाग दे दीजिए, 225 में भाग दे दीजिए 135 का, ठीक है। और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो 135 से जो है इसमें भाग देंगे तो क बार में जाएगा, 2 बार में 2 25 2 3 6 2 का नाम 2 जा सकता है, नहीं जाएगा, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा, तो जो है यहाँ पे लिख देंगे 135, ठीक है। अब जो है 5 में से 5 जा 0, अब 12 में से 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब फिर 135 से 90 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर 90 को क्या कर लेंगे भाजक बना लेंगे, या किसको भाज्य बना लेंगे 135 को, ठीक है। तो 135 में फिर भाग दीजिए, तो 90 2 बार में जाएगा ना एक बार में जाएगा, 90 का 90, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 और 13 में से 9 हो 4, फिर अब जो है 90 को भाजक बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें भाज्य बना लेंगे और 45 को भाजक, तो 45 दूना 90, मैंने 2 बार में जो है सेसफल 0, यानी 45 से सेसफल 0 हो रहा है, तो हम लोग का HCF क्या आ जाएगा HCF हम लोग का आ गया 45, ठीक है। तो HCF हम लोगों का हो गया 45, ठीक है। अब जो है अगला सवाल क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, इसका 45 आएगा, ठीक है। इसमें जो है कितना आया है, 13 आया है ना, इसमें 23 आया है, सॉरी 23 आया है, ठीक है। अब इसका देख लीजिए किसका ख का 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, HCF और LCM भी ज्ञात कीजिए। 6 72 और 120, 6 है 72 है और 120 है, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 ये हो गया। अब 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 72 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 2 पर 3 घात मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 72 के 8 9 72, तो 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 गुणे 3, तो यह होगा घात के रूप में अगर इसको लिखें तो 2 पर 3 गुणे 2 3 पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। और 120 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 120 का करते हैं, तो 120 का करेंगे तो 8 3 24 5 120 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 और 24 5 120 होगा ना। तो 2 पर जो है 3 घात हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर LCM निकालें इसका LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे अधिकतम घात 2 का मैंने 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे अधिकतम घात जो है 2 का कितना है,
तो सबसे अधिकतम घात जो है 2 का अगर हम लोग देखें तो 2 पर जो है 3 घात है। ठीक है, तो जो एलसीएम के लिए जो है 2 पर 3 घात अधिकतम घात ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, मैंने है इसी का ना है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 पे 2 घात, तो ये 3 पे 2 घात ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब 5 जो है इसमें नहीं है, अब 5 जो है इसमें भी नहीं है, तो हम लोग जो है अकेले 5 ले लेंगे, ये 5 ले लेंगे अकेले। ठीक है में 2 में है तो एक वो लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको जो हम लोग गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, मैंने 2 का 3 बार गुणा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, गुणा 5 हो जाएगा, तो 8 पर 40 नवा 9 चौको 36 360, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 360। अच्छा, एलसीएम हो गया है 360, एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया। अब फिर इसी से एचसीएफ निकाल लेना है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो सबसे कम घात है, तो इसमें देखते हैं हम लोग जो है 2 का सबसे कम घात जो है क्या है? 1 है, तो 2 पर सबसे कम घात 1 है, तो एचसीएफ के लिए जो है क्या होगा? 2 ले लेंगे सबसे कम घात। इसमें जो है तीनों में जो तीनों में रहेगा उसी को लेंगे, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो तीनों में 3 है, सबसे कम घात 3 पर जो है 1 है, तो 1 लेंगे, तो 3 दूना 6 हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ और एलसीएफ हम लोग निकाल लिए, एलसीएम हो गया 360, एचसीएफ हो गया 6। ठीक है, अब इसके बाद से जो है अब हम लोग जो है अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपरिमेय है। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्या है, इसको जो है सिद्ध करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है ना, तो इसको जो है जरूर सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे जो है तीसरा का गो है कि हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो देखिए, अपरिमेय संख्या जो है क्या होती है? तो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, हमेशा अपूर्ण होती है। अपूर्ण का मतलब दशमलव में रहेगी, जैसे 1.2 5 7 8 ऐसे, मैंने अपूर्ण होंगी, पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण संख्या का मतलब 2 5 6 7, ये पूरा संख्या है, लेकिन ये कभी भी जो पूरा नहीं होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग जो है इसको जो है क्या एक परिमेय संख्या मान के अगर सिद्ध करें और वो परिमेय संख्या अपरिमेय ही आए, तो जो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए देखिए दोस्तों, अब इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया कि ये जो है √2 क्या है? एक जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं में जो है कोई सर्वनिष्ठ जो है उभयनिष्ठ संख्याएं नहीं होती है, मतलब पूरा भाग नहीं जा सकता है कभी भी। तो अगर हम लोग जो है कोई ऐसा संख्या लें जिसमें उभयनिष्ठ संख्या मिल जाए, तो जो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? यह जो है अपरिमेय संख्या है। कैसे? यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे कल्पना कर लेते हैं। माना क्या? माना कि, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो बढ़िया से देखिए इसको। माना कि क्या? कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो है p/q के रूप में बराबर होना चाहिए है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो है अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो है p/q के बराबर होगा। ठीक है, होगा। और जो है p और q क्या है? तो जहाँ एक जो है क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ जो है p और जो है q क्या है? तो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए, आप लोग के मन में ये विचार आया होगा
कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता, ठीक है ना। वे जो है सअभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो फिलहाल में यह जो है सअभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर है सअभाज्य संख्या, अगर सअभाज्य संख्या साबित नहीं हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अब जो है चूंकि पी और क्यू क्या है, एक जो है सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब चूंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रूट हटाना जरूरी है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भी इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए जो है क्या करेंगे, लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √2 का जो है वर्ग करते हैं और p/q का भी वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब √2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से ही करनी हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अब बराबर इधर हो जाएगा p का वर्ग अब बट्टे में q का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए इसको जो है अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इतना बराबर इतना, और इसी बतिया को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि इसका अगर इसमें गुणा कर दिया जाए क्रॉस गुणा, तो इसको लिख सकते हैं 2q का वर्ग बराबर p का वर्ग। अब देखिए अगर इतना गुणा इतना बराबर है इतना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें से या तो 2 इसको विभाजित करेगा या तो है इसको विभाजित करेगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाई देके, इम्प्लाई इंगित करता है, यह बात हम लोग को इंगित करता है कि 2 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा। 2 क्या कर सकता है यहाँ पे, मैंने 2 चीज़ें जैसे देखिए 2 गुणे यहाँ पे कोई भी 5 ले लीजिए, हेजा लिख दीजिए 10, ठीक है। 2 गुणे 5 बराबर 10 हो रहा है। तो देखिए ना इन दोनों गुणांकों में से कोई ना कोई इसको विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। अगर है इसका गुणा करने पर बराबर 10 हो रहा है तो इसमें से कोई भी गुणांक इसको विभाजित करेगा ना। तो इसीलिए क्योंकि इसका गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ है, तो इसमें से कोनो ना कोनो इसको विभाजित करेगा, यानी कि 2 p² को विभाजित करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा ना, वो विभाजित कर रहा है, मैंने 2 p² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर 2 p² को विभाजित कर रहा है तो क्या यह p को विभाजित नहीं करेगा, है मैंने अगर वर्ग को विभाजित करेगा तो p को भी, खाली p को भी, जैसे अब अगर 10 का वर्ग के कर दिया जाए, ठीक है, तो 10 का वर्ग यानी कि 100 है, तो 100 को विभाजित कर रहा है तो इसी का पार्ट 10 है तो 10 को विभाजित करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 2 जो है p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगर विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखते हैं, तो 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब 2 p को विभाजित कर रहा है, अब हम लोग जो है ये सिद्ध कर दीजिए कि p को विभाजित करने वाला कोई मिल गया, अब q को भी विभाजित करने वाला कोई चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है मान लेते हैं क्या, कि जो है अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, तब हम मानते हैं कि जो है क्या, अगर है इसको विभाजित करेगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि p बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2m, एक संख्या मान लेंगे कि p अगर 2 इसको विभाजित करेगा
तो जो है क्या आ सकता है, मैंने 2 इसको विभाजित करेगा, 2 पी को विभाजित करेगा तो एगो कौनो संख्या प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, मैंने यहाँ पे अननोन एगो नंबर प्राप्त होगा। हाँ, पूरा पूरा अगर विभाजित कर देता है तो सक्सेसफुल 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग जो है p बराबर मान लें कि 2 इंटू एम, भाई p बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू एम, तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एम। ठीक है, मैंने p जो है अगर 2 p को विभाजित कर रहा है तो एगो संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और यह संख्या का इसमें गुणा कर देते तो ही प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि p बराबर 2m। ठीक है, तो p बराबर हमने जो है 2m लिख सकते हैं इस बात से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, और जहाँ पे जो है हमने माना कि क्या है यम कौन पूर्णांक में आएगा। अरे मान लीजिए अगर 10 से रहता तो 2 5 10 है, एगो संख्या आता कि नहीं आता, तो ये अज्ञात है, इसमें अज्ञात में अज्ञात तो ये अज्ञात है, तो अज्ञात एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक है, लिख देते हैं। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर p बराबर 2m हो गया तो अब इसको जो है हम लोग जो है p बराबर 2m है तो हम लोग इस समीकरण में रख सकते हैं ना, समीकरण में, और इसको जो हम लोग को एक समीकरण नाम दे देना चाहिए इसको, तो एक समीकरण नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी समीकरण में रख देते हैं p की जगह यहाँ पे 2m। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि अब समीकरण 1 में क्या p बराबर 2m रखने पर ठीक है, तो रख देते हैं p की जगह यहाँ पर क्या 2m, तो p की जगह पे 2m रखते हैं, 2q स्क्वायर बराबर p की जगह पे 2m रख देते हैं और इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग करने के बाद से जो है हम लोग क्या पाते हैं कि पहले वर्ग कर लेते हैं, तो यहीं पे एक स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे तो 2q का वर्ग बराबर इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 आयाम क्या वर्ग लिख सकते हैं। अब भाई 2 को इधर लाइए तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 अब बटे 2, 2 को यहाँ लाएंगे तो भाग हो जाएगा आयाम स्क्वायर होगा, 2 से 2 दूना 4 काट देंगे तो ये हो जाएगा क्या q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर बराबर है 2m स्क्वायर, अर्थात 2 जो है क्या कर रहा है q स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, अगला जो ऊपर हम समझा चुके हैं क्यों करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों का गुणनफल अगर बराबर है अपने गुणनफल के बराबर, तो क्लियर है कि उसमें से कोई ना कोई इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है यह बात इंगित करता है, क्या इंगित करता है कि 2 जो है क्या करेगा तो q स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, को विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा। ठीक है, तो 2 जो है q को विभाजित करेगा, अगर q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा। बढ़िया से समझिएगा, आई जरूर पूछेगा, ये जो है जरूर कोई क्वेश्चन जरूर इस साल पूछेगा, क्योंकि इससे हट के पूछा था पिछले साल। ठीक है, करेगा तो है लिखने की जरूरत नहीं है, करता है लिख सकते हैं। ठीक है, या करेगा ही आप लोग भी लिखिए कि 2q को जो है विभाजित करेगा। ठीक है ना, करेगा क्योंकि अगर 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे जो है स्पष्ट कर सकते हैं
इस प्रकार हम लोग देखें ना कि Q को जो है विभाजित करने वाला 2 है और P को भी विभाजित करने वाला 2 है। तो P और Q को जो विभाजित करने वाला कोई ना कोई है, और जबकि ये जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, ये विभाजित होने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो इसी से जो हम लोग का जो कल्पना किए हैं वह जो है गलत हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, गुणनखंड 2 है। ठीक है, 2 है। अपरंतु हम लोग माने कि इसका कौन गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त, ऊपर हम लोग कहे हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई, ये बात हम लोग ऊपर कह चुके हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हाँ, इसमें हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः लिख सकते हैं हम लोग कि अतः हमारी जो परिकल्पना है गलत है, कि यह जो है क्या है, हमारी जो परिकल्पना है वह गलत है। हमारी जो परिकल्पना है वह गलत है। अतः जो है क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि यह जो है क्या है, अपरिमेय ही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोगों का सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आता है, लगता है कि यह चैनल हमारे लिए कुछ खास है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। ठंड का महीना चल रहा है।